Hello student, we are discussing the alternating current. This is lecture number 6. In this lecture we are covering the chapters of alternating current. The topic will be power in AC circuit, the power factors. तो आज ना अपना जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, पावर एसी सर्किट्स के बारे में और पावर फैक्टर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो मेरा जो पर्पस है ना कि आखिर जो एसी में ना एसी सर्किट्स के अंदर जो पावर फैक्टर होता है हम उसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक वोल्टेज हम ले लेते हैं जो कि सीरीज वोल्टेज के लिए आरएलसी सर्किट के लिए अगर मेरे पास एक आरएलसी सर्किट है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट्स है, और उसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, एक सोर्स वोल्टेज लेते हैं जो कि सोर्स वोल्टेज हमारे पास जो वी है, डैट इज़ सोर्स वोल्टेज, ठीक है। जो सोर्स वोल्टेज वी है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। वी एम साइन ओमेगा टी ये मेरे पास वोल्टेज हो जाता है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अगर हम करंट को देखते हैं तो मेरे पास क्या हो, करंट जो है सो आई एम साइन ओमेगा टी विद द फेज क्या है कि अगर मेरे पास ये वोल्टेज है, अगर वोल्टेज ये है वी एम साइन ओमेगा टी, तो उसके फेज में ना क्या है कि फाई एंगल लैग करके मेरे पास क्या है, करंट का करंट है, करंट ना फाई एंगल लैग कर रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि समथिंग ना इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से क्या हो रहा है ना कि द करंट और वोल्टेज जो है, वोल्टेज दोनों एक दूसरे के फेज में नहीं है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो वेर आई एम हमारे पास क्या है, वी एम बाई जेड जो कि इंपेडेंस निकालते हैं हम लोग, और फाइव हमारे पास टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर होता है। देखो ये अपने पास ये हम लोग जो स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं जो कि वी एम बाई, ये मेरे पास होता है वी एम बाई जेड। ये अगर इसको भी लिख ले तो वी एम बाई जेड हो गया, ये मेरे पास वी एम बाई जेड हो जाएगा, और ये इम्पेडेंस हो जाता है वी एम बाई जेड, या ऊपर में हम कहीं भी देख लेते हैं तो मेरे पास क्या होता है वी एम बाई जेड, ये हो गया मेरे पास वी एम बाई जेड, दैट इज कॉल्ड वी एम बाई एक्सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस। जब कंडीशन क्या होता है ना, जब मेरे पास ये कंडीशन कब होता है, जब एक्सी का वैल्यू ग्रेटर होता है एक्सएल से, तो हम लोग इम्पेडेंस में जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं वी ए आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अगर ये इस कंडीशन में अगर मेरे पास एक्सएल का वैल्यू ग्रेटर होता है तो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं ओमेगा एल, उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, एक्सएल का वैल्यू ग्रेटर अगर होता है तो हम लोग ये वैल्यू यूज करते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल। मतलब हमारे पास जो एक्सी माइन हम लोग ना एक्सएल माइनस एक्सी करते हैं, वहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल करते हैं। फिर अगर हम टेन इनवर्स निकालते हैं तो मेरे पास ये हो जाता है टेन इनवर्स जो कि एक्सी माइनस एक्सएल, ये अपने पास एक्सी माइनस एक्सएल द फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक ना। तो ये अपने पास टोटल हो जाता है जो हम लोग अभी देख के आ रहे हैं। तो ये मेरे पास टेन इनवर्स फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल। तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, तो अपने पास क्या होगा वी इंटू आई, जो कि वी और ये वी और ये आई, इसके दोनों के मल्टीपल, तो वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू फाइव। जिसको मल्टीपल करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीपल करोगे ना तो क्या आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी, ये जब सॉल्व करोगे तो वी एम साइन वी एम इंटू आई एम, तो वी एम इंटू आई एम हम लोग बाहर ले लेते हैं, और इसका साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी फाइव, इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन ए इंटू बी, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। साइन ए इंटू साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये जो टोटल फॉर्मूला लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाफ कॉस ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। जब इसको पुट करोगे तो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे कॉस ए क्या हो गया, ए तुम्हारे पास ओमेगा टी है, और ये तुम्हारे पास बी जो है सो ओमेगा टी माइनस फाइव है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस फाइव बचेगा तो कॉस फाइव आ जाएगा। तो हाफ कॉस फाइव यहाँ पे यूज़ करोगे तो कॉस साइन ओमेगा टी के प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी है, तो ये ए प्लस बी में दोनों में क्या है कि ओमेगा टी तो ऐड हो जाएगा ए प्लस बी प्लस फाइव, तो यही लिखा हुआ है कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये तुम्हारे पास कॉस फाइव आ जाता है, ठीक ना। तो ये और हाफ, ये हाफ इसमें क्या है कि डिवाइड में वी एम बाई आई डिवाइडेड बाई टू कॉस फाइव माइनस टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ये अपने पास इक्वेशन हो जाता है इंस्टेंटेनियस पावर का। यहाँ से अगर एवरेज पावर की तरफ अगर हम लोग चले तो एवरेज पावर ऑफ वन साइकिल इज गिवन बाय द एवरेज ऑफ टू
एवरेज ऑफ द टू टर्म्स इन द आर एच, जो अपने पास ये इक्वेशन जो दिख रहा है इसमें क्या है, अगर एवरेज पावर तुम देखोगे तो एवरेज है वी एम और आई एम, कहीं एवरेज तो लिखा हुआ ही है, एवरेज ऑफ टू साइकिल, एवरेज ऑफ टू टर्म्स ऑफ आर एच एस में दो टर्म्स के एवरेज लिखे हुए हैं वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू, द नंबर्स ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई जो जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं उसके, तो इट इज़ ओनली द सेकेंड टर्म्स इन द टाइम डिपेंडेंट। तो अपने पास ये जो टर्म्स है ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट टर्म्स है, कॉस टू ओमेगा टी, इसमें टाइम का फंक्शन आ रहा है, तो ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये लिखा है, तो इट्स एवरेज इज जीरो। अगर इस वैल्यू को निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइकिल एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो कॉस का वेव फॉर्म देखोगे तो ये तुम्हारे पास कॉस का वेव फॉर्म होता है, ठीक ना। तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए क्या है तुम्हारे पास, ये इसके ना कंप्लीट साइकिल के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल और कोसाइन इज कैंसिल द नेगेटिव हाफ साइकिल, देयर फॉर इट इज़ अ कैंसिल कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को जीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास ना ओवरऑल क्या हो जाता है कि ये टोटल वैल्यू तुम्हारे पास कॉस ओमेगा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा देयर फॉर तो वी एम बाई आई एम इंटू कॉस फाइव, ये अपने पास सिंपल वैल्यू से बच जाएगा, वी एम बाई आई एम कॉस फाइव का वैल्यू बच जाता है। तो इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं कि आर एम एस के टर्म्स में इन द वी एम हमारे पास क्या है, अगर वी आर एम एस लिखते हैं तो आर एम एस के टर्म्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम अगर आर एम एस के टर्म्स में लिखते हैं तो ये मेरे पास क्या होता है वी एम का, वी एम बाई रूट टू, ठीक है। और देखो लिखेंगे, इसको लिखेंगे वी एम इसको लिख सकते हैं वी एम बाई रूट टू, इसको आई एम बाई रूट टू, दोनों का मल्टीपल कर देते रूट टू क्या हो जाता, टू ही आ जाता। तो हम मैंने कोई क्या किया कि मैंने कोई भी फार्मूला में चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने इसको क्या किया, आर एम एस के टर्म में लिया है वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू, तो ये दोनों क्या होगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, तो ये तुम्हारे पास वी इंटू आई कॉस फाइव, इसको हम लोग लिख सकते थे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। तो ये जो ऐसी पावर निकलता है वो आर एम एस में निकलता है, दैट इज द दिस कैन बी ऑल्सो रिटन इन आई स्क्वायर इंटू जेड कॉस फाइव। इसको ऐसे भी लिख सकते थे वी स्क्वायर बाई आई को ना, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे, क्योंकि वोल्टेज हमारे पास क्या होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू जेड, क्योंकि अपने पास क्या है यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं है, इंपेडेंस है, क्योंकि अपने पास रेसिस्टर और इंडक्टर दोनों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक इसी सर्किट में इंपेडेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि आई इंटू जेड इंटू कॉस फाइव। एवरेज पावर डिसिपेटेड डिपेंड नॉट ओनली ऑन द वोल्टेज, क्या है सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंस्टेंट जो भी अपने पास एवरेज पावर ये निकला है पी एवरेज निकल रहा है, वहाँ पे मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर था पी एवरेज। तो पी एवरेज क्या है, डिसिपेट सिर्फ नॉट ओनली फॉर द वोल्टेज, ये डिपेंड सिर्फ वोल्टेज पे नहीं कर रहा है कि वी और करंट, इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द कोसाइंस एंड द फेज एंगल बिटवीन देम्स, वोल्टेज एंड करंट के फेज एंगल में डिपेंड कर रहा है वी इंटू आई के इंटू कॉस फाइव। तो ये और देम द दैट इज क्वांटिटी इज द पावर फैक्टर, और इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। ये जो है ना ये वोल्टेज हो गया, तो ये अपने पास करंट हो गया, और इस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग फाइव बोलते हैं, वोल्टेज और करंट दैट इज़ द पावर फैक्टर। तो ये सिर्फ ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि वोल्टेज और करंट पे, नॉट ओनली फॉर द वोल्टेज एंड द करंट बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कोसाइन द फेज एंगल बिटवीन, फेज एंगल फाइव एंगल इज बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड वी एंड आई के बीच में, दैट इज इसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना। अब अपने पास ना आता है क्या है कि अगर हम लोग तीन केस जो अपने पास है, फर्स्ट केस है कि अगर रेसिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आर है तो करंट और वोल्टेज क्या हो जाएगा एक दूसरे के फेज में, जो कि स्टार्टिंग से हम लोग देख रहे हैं करंट एंड द वोल्टेज आर इन द फेज, द सर्किट द कंटेंट ओनली प्योर रेसिस्टर इट इज अ रेसिस्टिव एंड द फेज एंगल। तो इस वक्त क्या हो जाएगा कि फाइव क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइव तुमको क्या दिख रहा है वोल्टेज, और तो फाइव एंगल क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो है सो 0 डिग्री है, तो कॉस फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है 1 होता है, दिस इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, और इस केस में क्या होता है पावर का डिसिपेशन मैक्सिमम होता है। सेकेंड केस अगर हम देखते हैं कि प्योरली इंडक्टिव और द कैपेसिटिव सर्किट हो, अगर या प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, तो सर्किट कंटेंस इज ओनली इंडक्टर एंड और द कैपेसिटर्स, वी नो द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज 5/2, देयरफॉर द कॉस फाइव इज 5। तो अगर वोल्टेज और करंट देखोगे ना, अगर प्योरली इंडक्टिव है, अगर प्योरली इंडक्टिव हो गया तो अगर तुम्हारे पास क्या है वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव में लैग करता है, ये 5/2 से मतलब 90 डिग्री एंगल से लैगिंग करता है, और ये तुम्हारे पास अगर वोल्टेज और करंट से ये 5i एंगल से 90 डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री से लीड करता है। अगर हम देखते हैं कि मेरे पास कैपेसिटिव सर्किट होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री से करंट ना 90 डिग्री से वोल्टेज से लीड करता है, ठीक है। तो अगर प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट होता है तो तुम्हारे पास फेज एंगल क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, देयर फॉर द कॉस फाइव का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव का वैल्यू 90 डिग्री, तो कॉस फाइव 90 का जीरो हो जाता, तो नो पावर इज डिसिपेशन। तो अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो
तब पावर का फ्लो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसमें कोई डिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि रसिस्टर ही क्या है कि एक रसिस्टर ही ऐसा एलिमेंट है ना पूरे इलेक्ट्रिकल्स में, कि अगर हम बात करते हैं या फिजिक्स में कहीं भी हम पढ़ते हैं ना कि रसिस्टर ही अपने पास क्या है जो कि क्या करता है ना, पावर का डिसिपेशन करता है, पावर को डिसिपेट करता है। तो यहाँ पे रसिस्टर का वैल्यू नहीं, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है। तो करंट इज फ्लोइंग द सर्किट, current, तो even there is through the current is flowing in the circuit, this current is sometimes referred to the वाटलेस करंट, इसी को हम लोग पावरलेस करंट भी बोलते हैं, वाटलेस करंट। करंट तो फ्लो करेगा लेकिन क्या है ना, यहाँ पे कोई पावर का लॉस नहीं होगा, ठीक ना, पावर का डिसिपेशन नहीं होगा। एलसीआर सर्किट अगर हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास प्योर अगर एलसीआर सर्किट जो कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं आरएलसी सर्किट या एलसीआर उसी को बोलते हैं, जो कि सीरीज सर्किट, तो हमारे पास क्या है, पावर का डिसिपेशन सिर्फ किसके क्रॉस होगा, रसिस्टर के क्रॉस होगा। तो 5 माइनस tan इनवर्स आर एक्सी बाई एल, अपने पास जो एंगल होता है उसमें एक्सी बाई एक्सएल माइनस डिवाइड बाई, तो 5 में भी नॉन जीरो, वो नॉन जीरो भी हो सकता है, अगर इट्स मे बी नॉन जीरो या मे बी जीरो। जब आर का वैल्यू नहीं तुम्हारे पास, या एक्सी माइनस एक्सएल का अगर कैंसिल आउट कर लोगे तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। अगर सपोज करो कि 5 एक्सी माइनस एक्सएल का वैल्यू जीरो हो गया तो ये पूरा वैल्यू ही जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे पास ना तो मे बी नॉन जीरो भी हो सकता है, तो आर एल आर सी आर एल सी सर्किट, इस सब में ना पावर का डिसिपेशन हो सकता है। देयर इज पावर डिसिपेशन ओनली इन द रसिस्टर, और किसके क्रॉस, रसिस्टर के क्रॉस, ठीक ना। अगर बात कर लेते हैं केस नंबर 4, द पावर डिसिपेशन एट द रेजोनेंस, दैट इज रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो एक्सएल इज एक्सएल इज इक्वल एक्सी, तो फिर से सर्किट हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव, मतलब हमारे पास सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होगा तो पावर का डिसिपेशन थ्रू द रेजोनेंस इज मैक्सिमम। यही जो हमारे पास रेसिस्टर वाला केस आ जाएगा वही केस यहाँ पे आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा तो कैंसिल कर देगा इफेक्ट ऑफ द एक्सएल माइनस एक्सी। देखो एक्सएल माइनस एक्सी अगर यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, वही तो जीरो बाई आर, तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फिर से, तो कॉस फाई का वैल्यू कॉस जीरो इज इक्वल टू 1, तो पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक ना। तो ये अपने पास ना पावर डिसिपेशन और एक क्रॉस किसके क्रॉस डिसिपेट करेगा, थ्रू द रेसिस्टर एट द रेजोनेंस कंडीशंस, ठीक ना। तो ये अपने पास ओवरऑल क्या होता है ना पावर का इन एसी सर्किट्स, पावर फैक्टर एसी सर्किट, और पूरा मैंने देख लिया पूरा अपने पास। सबसे पहले हम लोग अगर एक बार समराइज वे में बता दूँ फिर से, तो समराइज वे में यही था कि हमने क्या किया कि एक वीएम और साइन, एक एसी वोल्टेज और एसी करंट लिया, और करंट नो लैग था फाई एंगल से। देन मेरे पास हम लोग जानते थे कि आईएम और वीएम ये tan फाई जान रहे थे, हम लोग दोनों को क्या किया, मल्टीपल कर लिए, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो मैंने इसको मल्टीपल किया। देन फाइंड आउट किया वीएम बाई आई टू कॉस फाई माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये अपने पास कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया मैंने साइन ए इंटू साइन बी के लिए। देन फाइंड आउट किया, फिर से एवरेज पावर मैंने सेकंड टर्म्स जो था टाइम डिपेंडेंट था, तो सेकंड टर्म्स को जीरो किया, एवरेज पावर निकाला, ये इंस्टेंटेनियस पावर था, यहाँ से हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट किए, तो मेरे पास क्या आ गया, पी एम बाई आई एम टू कॉस फाई आ जाता। देन हमारे पास ये टर्म सिर्फ बच जाता, यही टर्म्स हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज का एवरेज पावर। तो ये मेरे पास अगर हम इसको आर एम एस जानते हैं तो वी एम बाई रूट टू और आई एम बाई रूट टू, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, वी एम बाई रूट टू आई एम बाई रूट टू, इसको इसलिए किया क्योंकि हमारे पास आर एम एस के टर्म्स में इसको लाना था, तो इसको वी इंटू आई कॉस फाई लिख सकते थे। दिन मैंने वी को रिप्लेस किया आई जेड से, तो ये मेरे पास आई स्क्वायर, तो एवरेज पावर डिसिपेशन जो वोल्टेज के क्रॉस और ये अपने पास जो एवरेज पावर जो है डिपेंड करता है नॉट वोल्टेज और करंट पे, लेकिन सिर्फ करंट और वोल्टेज पे नहीं, कोसाइन जो है ना एंगल जो है ना, इस फेज एंगल, इट इज़ अ फेज एंगल दैट इज़ अ फाई, इसके पे भी डिपेंड करता है जो कि कोसाइन, इट इज़ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। इसके बाद मैंने चारों केस बता दिया काफ़ी अच्छे से। तो ओवरऑल इसी पावर सर्किट, अब हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 7.7। तो फॉर द सर्किट यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर द लो पावर फैक्टर इंप्लाइज द लार्जर पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन अपने पास है कि अगर सर्किट है ना, कि अगर कोई सर्किट है अपने पास, अगर वो सर्किट ना क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर को, ये अपने पास सर्किट है, सपोज करो सर्किट जो है सो यही अपने पास इंडक्टर कैपेसिटर्स, ये आरएलसी सर्किट, ये अपने पास सर्किट है, ठीक है, या फॉर द ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रिकल पावर और लो पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर तुम्हारे पास क्या है, अगर मेरे पास जो पावर आ रहा था वो पावर क्या आ रहा था, वी आर एम एस वी इंटू आई कॉस फाइव, ये अपने पास आ रहा था, ठीक है। और बोला है कि पावर फैक्टर ना फॉर द इम्प्लाइज अ लार्ज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन लाइन। लो पावर फैक्टर जो होगा तो इम्प्लाइज करेगा क्या, लार्ज पावर लॉस, कैसे। तो अपने पास ना अगर हम देख लेकर कि इस फॉर्मूले से अगर हम देख लेते तो आई हमारे पास क्या हो जाता, आई हम लिख सकते थे कि P बाई वी कॉस फाई, ये लिख सकते हैं। तो अगर कॉस फाई का वैल्यू अगर तुम्हारे पास कम गया, सपोज करो कि
फेज एंगल ना तुम्हारे पास क्या है कि तो फेज एंगल कमेगा तो पावर फैक्टर तुम्हारा कम जाएगा। तो ये लिखा है अगर पावर फैक्टर तुम्हारा कम है cos फाई, पावर फैक्टर कम गया तो पावर का लॉस ट्रांसमिशन लाइन में आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो पावर का लॉस जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ये लिखा है तो ये भी तो कॉस पावर फैक्टर टू सप्लाई गिवन तो आई स्क्वायर इंटू आर, अपने पास जो पावर का लॉस होता है वो आई स्क्वायर इंटू आर होता है। रजिस्टर डेट द ट्रांसमिशन में क्या होता है कि पावर का लॉसेस ज़्यादा होने लगता है। तो वी नो द पी इज इक्वल टू आई बी इंटू कॉस फाई, द कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर टू सप्लाई द गिवन पावर एट द गिवन वोल्टेज, द कॉस फाई इज स्मॉल। अगर कॉस फाई स्मॉल होगा, ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगा तो वी हैव द इंक्रीज करंट अकॉर्डिंगली। अगर इस वैल्यू का कॉस फाई का वैल्यू अगर कम जाएगा, कम रख देंगे तो मेरे पास क्या होगा, पावर का लॉसेस ना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉस फाई का वैल्यू अगर कम होगा तो करंट हाई हो जाएगा और पावर का लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास क्या है कि पावर फैक्टर हम अगर इंप्रूव करना चाहते हैं बाय यूजिंग द कैपेसिटर अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट एक्सप्लेन। तो अगर हम क्या करते हैं ना कि कैपेसिटर क्या करता है ना, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, क्योंकि ये लीडिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। तो अगर कहीं हमारे पास ना क्या है कि अगर हमको कभी ना क्या होता है कि अगर हमको लैगिंग पावर फैक्टर, अगर लीडिंग पावर फैक्टर आता रहता है तो हमको लीडिंग, अगर उसको ना हम क्या करते हैं उस पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम लोग लैगिंग के लिए इंडक्टर यूज़ करते हैं, और अगर पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं एज अ लीडिंग पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटेंस का यूज़ करते हैं। देखो तो कैसे, तो अपने पास ना अगर करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज से करंट लैग करेगा, दैट इज़ वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, लैग कर रहा है करंट, लैग बाई एंगल फाई, देन द पावर फैक्टर इज, तो यहाँ पे अपने पास पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर जो हमारे पास होता है कॉस फाई, दैट इज़ कॉस फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस फाई हमारे पास 1 मिनट, कॉस फाई मेरे पास क्या होगा आर बाई जेड, ये भी होता है दैट इज़ रियल पावर बाई अपरेंट पावर। इसी को हम लोग आर बाई जेड को ना लिखते हैं रियल पावर डिवाइडेड बाई अपरेंट पावर। ठीक है, रियल पावर बाई अपरेंट पावर, अपरेंट पावर। ठीक है, अगर इसको हम इम्पिडेंस ट्राइंगल्स के हम लोग देख लेते हैं, पावर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग भी हम इसको देखेंगे थोड़ा सा। तो रियल पावर जो होता है वो हमारे किलो वाट में आता है, और अपरेंट पावर जो होता है मेरा वो आ जाता है केवीआर, केवीए में किलो वोल्ट एम्पेयर्स में आता है। और ये मेरे पास, तो अगर हम इसको अगर कभी भी हमसे रेशियो पूछ लेता है ना कि रियल पावर अपरेंट पावर के बीच का रेशियो, तो ये किलो, अगर किलो से हटा दोगे तो वाट बाई वोल्ट एम्पेयर भी तुम्हारे पास अपरेंट पावर ये निकल के जाता है। ठीक ना, तो ये तुम्हारे पास कॉस फाई ये लिखा है, वी इम्प्रूव द पावर फैक्टर टेंडिंग टू 1 बाई मेकिंग द जेड 10 टू आर। अपने पास क्या है ना, जेड 10 टू आर, अपने पास वही है कि सिंपल पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसको कॉस फाई के वैल्यू को 1 यूज़ करना चाहते हैं, ताकि क्या है कि कॉस फाई इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जेड जो होगा वह सर्किट, जो इम्पीडेंस सर्किट है वह सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट बच जाएगा। तो हमारे पास तभी तो हमारे पास ये दोनों केस में अपने पास क्या हो रहा था, कॉस फाई का वैल्यू जब आ रहा था तो अपने पास आई जेड का वैल्यू क्या हो रहा था, आर की तरह हो रहा था। ये हमारे पास कॉस फाई मतलब रेसिस्टिव सर्किट हो रहा था। वही लिखा है कि वी इम्प्रूव द पावर फैक्टर टेंडिंग टू 1, क्या है कॉस फाई का वैल्यू 1 करना है बाई मेकिंग जेड 10 टू आर। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फेजर डायग्राम्स वी अचीव। तो रिजॉल्व द कंपोनेंट आई कंपोनेंट इन आई पी एंड आई। तो अपने पास एक ना अपने पास कंपोनेंट दैट इज़, अगर हमारे पास क्या है, अगर करंट ये वोल्टेज है और वोल्टेज से ना फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है, ये अपने पास वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज है और वोल्टेज से करंट ना लैग कर रहा है। तो एक हमारे पास आई पी और आई क्यू, हम दो क्या करते हैं कि कंपोनेंट तोड़ लेते हैं, इससे एक आई पी जो कि वोल्टेज के फेज में, एक आई क्यू ये। ठीक है, ये अपने पास ये भी आई क्यू। ठीक है, तो ये अगर तो हम आई पी आई क्यू वोल्टेज, आई क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड वोल्टेज, जो कि परपेंडिकुलर है आई क्यू, देखो आई क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, और आई क्यू वी हैव 6। तो ये तुम्हारे पास वाटलेस कंपोनेंट है, ये ना तुम्हारे पास अगर देखोगे तो ये तुम्हारे पास पावर, तो ये तुम्हारे पास द सेक्शन इज एट द वाटलेस कंपोनेंट, जो कि हम लोग देख के आ रहे हैं ये अपने पास ना, जो सेक्शन 7.7 में जो हम लोग देख रहे थे वाटलेस कंपोनेंट क्यों आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर सर्किट अपने पास क्या होता है, अगर प्योरली इंडक्टिव होता है या प्योरली कैपेसिटिव होता है तो अपने पास क्या हो जाएगा, तो अपनी अभी मेरे पास क्या है, जो एंगल कुछ एंगल से लैग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट क्या है इस वक्त, क्या है सर्किट अभी तो अपने पास कुछ ना कुछ सर्किट में क्या है कि पावर का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टर इंडक्टर क्योंकि कंप्लीट 90 डिग्री नहीं है। लेकिन ये जो फेजर बन रहा है, ये जो दोनों फेजर बन रहा है, अगर ये फेजर देख ले तो ये मेरे पास क्या है कंप्लीटली 90 डिग्री है फेज एंगल। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, आई क्यू के बीच में, तो ये 90 डिग्री है। यहाँ पे अगर लिखते तो ये टोटल ये एंगल जो है सो 90 डिग्री है। तो आई क्यू वाला जो करंट के अकॉर्डिंग अगर जो पावर फैक्टर देखोगे तो ये वाटलेस कंपोनेंट है, ये भी तुम्हारे पास वाटलेस कंपोनेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा है।
तो देखो अगर लीड कर रहा है ये वोल्टेज से, ये देखो 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये अपने पास लीड कर रहा है, ये लीडिंग हो गया, ये वाला लीडिंग कर रहा है 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री लैगिंग कर रहा है करंट से, ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, दोनों में पावरलेस क्या होगा, द पावर कंपोनेंट तो क्रॉसपोंडिंग द कंपोनेंट ऑफ द करंट देयर इज नो पावर इन आई पी, उसमें नो पावर लॉस, आई क्यू के क्रॉस ना कोई का पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आई पी के क्रॉस अगर देखोगे इसमें तो ये एक पावर कंपोनेंट हो जाएगा, पावर लॉस कंपोनेंट हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज, देखो ये लिखा है कि आई पी इज़ नोन एज अ पावर कंपोनेंट and because it is in the phase of the voltage and correspond the power loss in the circuit, तो इससे क्या होता है पावर लॉस इन द सर्किट होगा। इट इज़ क्लियरली एनालाइज दैट इफ यू वांट टू द पावर फैक्टर दैट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द लैगिंग वाटलेस कंपोनेंट टू इक्वल टू द लीडिंग वाटलेस करेंट। तो अपने पास अगर देखो इसको न्यूट्रलाइज करना है तो अपने पास देखो इसको और इसको एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना है तो अपने पास क्या है, इसका डायरेक्शन भी अपोजिट है, एक तरह से एक लीडिंग कंपोनेंट के लिए एक लैगिंग कंपोनेंट का इक्वल होना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है। वही लिखा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द लैगिंग वाटलेस करेंट बाई एन लीडिंग वाटलेस कंपोनेंट। लीडिंग, ये लीडिंग वाटलेस कंपोनेंट, ये तुम्हारे पास लैगिंग वाटलेस कंपोनेंट, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। दिस कैन डन कनेक्टिंग द कैपेसिटर अप्रोप्रिएट वैल्यू इन द पैरेलल, सो द आई क्यू एंड आई क्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है कैंसिल टू ईच अदर, द पी इफेक्टिव इज दैट इज अ वी इंटू आई पी, ये तुम्हारे पास जो मैक्सिमम पावर आ जाएगा तो पी इफेक्टिव तुम्हारे पास आई पी इंटू वी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम वही बता रहे हैं लोगों को कि जो अपने पास कोई भी अगर लैगिंग पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर अगर लैगिंग होगा ना तो क्या होगा, अगर इसको करेक्शन करना है उसको ना करेक्शन करके क्या करना है, अगर 1 ले जाना है तो अपने पास क्या है ना लीडिंग पावर कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। लीडिंग पावर फैक्टर का यूज़ करोगे, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर क्या हो रहा है कि लैग ज़्यादा कर रहा है, तो लैग ज़्यादा कर रहा है तो कैपेसिटर सर्किट का यूज़ करके क्या करोगे उसको न्यूट्रलाइज करोगे, ठीक है। अगर वो लीड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, लैगिंग पावर फैक्टर है, अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो इंडक्टर का यूज़ करके हम लोग उसको क्या करेंगे न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही स्टोरी होता है इसमें पावर फैक्टर के अंदर, ठीक है। अब देखो एक न्यूमेरिकल है वो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और अब इस चैप्टर्स के ना बस अपने पास 2 एग्जाम्पल और बचे हुए हैं, देखते हैं। मेरे पास सबसे पहले ये अपने पास है 7.8, तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। साइनसॉइडल वोल्टेज है, पीक वैल्यू दे रखा है, मतलब वीएम दे रखा है, ठीक है। ये अपने पास वीएम हो गया। फ्रिक्वेंसी दे रखा है 50 हर्ट्ज, अप्लाइड टू द सीरीज एलसीआर सर्किट, अपने पास सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है। एलसीआर सर्किट, इंडक्टर कैपेसिटर वही रसिस्टर सर्किट है, ठीक है। वीएम दे रखा है और रसिस्टर का वैल्यू दे रखा है, इंडक्टर का वैल्यू दे रखा है, कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है। फाइंड द इम्पीडेंस निकालना है, तो इम्पीडेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अपने पास सबसे पहले ये जो मिली हेनरी में है तो हम लोग क्या जाएंगे इसको सबसे पहले एक्सेल निकाल लेंगे। एक्सेल हमारे पास क्या होता है, एक्सेल अगर निकालते हैं एक्सेल दैट इज़ कॉल्ड द रिएक्टेंस, जो कि इंडक्टर का रिएक्टेंस अगर निकालोगे तो ये तुम्हारे पास 2 पाई एफ एल हो जाता है, फ्रिक्वेंसी इंटू एल, तो 2 पाई एफ एल से निकालोगे तो 2 इंटू पाई 3.14 इंटू ये तुम्हारे पास पाई का वैल्यू इन द रेडियन पर सेकेंड है, ये तुम्हारे पास ना पाई का वैल्यू 22/7 जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3.14 इंटू 50 ये तुम्हारे पास 50 फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी गिवन होगा ये फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, और ये तुम्हारे पास 25 इंटू 8 मिली हेनरी मतलब 10⁻³ तो ये तुम्हारे पास 8 ओम रेसिस्टर्स आ जाएगा। जिसको सॉल्व करोगे तो 8 ओम रेसिस्टर आ जाएगा, ठीक है ना। कैपेसिटर है तुम्हारे पास, कैपेसिटर क्या होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1 पॉइंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो क्या होता है 1/2 पाई एफ एल, 2 पाई 1 मिनट 2 पाई एफ इंटू एक्सी। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना पूरे इस चैप्टर्स में ना पूरा अल्टरनेटिंग करंट ना सबसे अच्छा बताया हूँ पूरे में। यूट्यूब चैनल पे कहीं भी देखोगे ना तो कहीं इस तरीके से बताया हुआ नहीं है, तो पूरा ना यूट्यूब मेरे ना इस प्लेलिस्ट से जाके पूरा अल्टरनेटिंग करंट कवर करो काफ़ी बेहतरीन से, ठीक ना। और कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फेज डिफरेंस अपने पास क्या हो जाता है अगर हम देख लेंगे तो मेरे पास सबसे पहले क्या है अपने पास एक्सी निकाल लेंगे 1/2 पाई एफ एल, तो 2 पाई ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, देखो क्या है ना कि 12th के एनसीईआरटी में ना पूरे में ना ये ना स्मॉल वी से फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर रखा है। जब हम क्या करते हैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो ये वी ना फ्रिक्वेंसी को ना स्मॉल वी से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे 2 पाई इंटू एफ के कैपेसिटेंस की जगह पर कैपेसिटर का वैल्यू क्या था 796 माइक्रोफैराड, 796 इंटू 10⁻⁶, ये अपने पास 4 ओम का रसिस्टर आ जाता है, ठीक है ना। 4 ओम रसिस्टर आ गया, ये तुम्हारे पास
ये अपने पास रिएक्टेंस आ गया, ये तुम्हारे पास इंडक्टर का रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम लोग इंपेडेंस निकाल सकते थे, तो इंपेडेंस इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी से, तो ये अपने पास 3 का स्क्वायर और 8 माइनस 4 के स्क्वायर करते तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाता था, 3 का स्क्वायर 9, अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये अपने पास 4 का स्क्वायर ना, 4 का 16, 9 16 25, 25 का रूट, तो ये तुम्हारे पास 5 आ जाता। फेज डिफरेंस निकालोगे तो एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर एक्स, तो ये अपने पास एंगल तुम्हारे पास 53.53, तो ये तुम्हारे पास वोल्टेज से क्या कर रहा है, ये एंगल सोर्स वोल्टेज से ना हम क्या करते हैं कि सोर्स वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना एंगल से, जब फाई का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो जिसमें द करंट इन द सर्किट लैग द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, तो ये तुम्हारे पास फेज एंगल, तो इसका मतलब क्या है कि लैगिंग ना तुम्हारे पास क्या है कि जो लैगिंग करंट हो रहा है वो ज़्यादा है, द करंट इन द सर्किट इज लैगिंग वोल्टेज, लैग द वोल्टेज इज सोर्स अक्रॉस द सोर्स, तो सोर्स से लैग कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ना ये देखोगे पावर का डिसिपेशन इसमें पूछा है, पावर का डिसिपेशन इन द सर्किट और पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर डिसिपेशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, जो कि अभी हम लोग देख के आ रहे हैं। जब पावर डिसिपेशन ये वाले केस में एवरेज पावर डिसिपेशन वी आई स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस फाइव, इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो ये मेरे पास आई स्क्वायर इंटू आर सिंपल हम लोग पावर डिसिपेशन, क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस में पावर का डिसिपेशन होगा, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम इंटू रूट टू, हम लोग आई एम इंटू रूट टू जानते हैं कि अपने पास क्या होता है ना, आई अगर आई आर एम एस होता है, ये आई आर एम एस होता है, तो आई आर एम एस हमारे पास क्या होगा, आई एम बाई रूट टू, ठीक है, आई एम बाई रूट टू, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते थे, और 1/√2 इंटू आई एम को हम लोग लिख सकते थे वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई आर ना, इसको हम लोग वी एम बाई आर लिख सकते हैं, वी एम बाई आर। आई एम को हम लोग, तो इसको तुम ये भी लिख सकते थे 1/√2 इंटू वी एम बाई आर, हमारा इस वक्त क्या है, वी एम जेड है, क्योंकि अभी हम लोग मैक्सिमम चल रहा है, तो ये मेरे पास जेड आ जाएगा, ये जेड होगा, तो हमारे पास वी एम बाई जेड से हम लोग क्या निकाल सकते थे, मैक्सिमम आई आर एम एस निकाल लेंगे, आई आर एम एस हमारे पास आ गया 40 एम्पियर, और हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास आई स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, जो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर जेड इंटू कॉस फाइव, तो हम लोग कॉस फाइव का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पावर का डिसिपेशन से पूछ रहा है, तो रजिस्टर के क्रॉस पावर का डिसिपेशन हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर इंटू अपने पास रजिस्टर क्या है 3 ओम का रजिस्टर था, तो ये इतना वाट का हम लोग सिर्फ एक रियल पावर निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये अपने पास देन कॉस फाइव निकालोगे तो फाइव तुम्हारे पास क्या था, ये निकल गया था 53.1, इससे निकालोगे तो कॉस फाइव का वैल्यू तुम्हारे पास 0.6 आ जाता है, ये पावर फैक्टर आ जाता है 0.6, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ओवरऑल क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, मेरे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि एग्जांपल नंबर 7.9, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल इज कैन वेरीड, तो वी कैन, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जांपल कैन वेरी, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के सोर्स के ना, वो जो सोर्स कनेक्टिंग था, ये सोर्स के फ्रीक्वेंसी को बदलना है, मतलब 50 से समथिंग आई थिंक फ्रीक्वेंसी को वेरी करते, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ऑफ इज विच इज़ द रेजोनेंस अकर, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस इम्पिडेंस और करंट क्या है कि अपने पास ना इम्पिडेंस कंडीशन में है, अगर इम्पिडेंस एट द रेजोनेंस मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, अब अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन पे सब कुछ सेम ही चीज़ रखना है, और सिर्फ सारे डाटा ऊपर वाला ही सेम डाटा रखना है, लेकिन क्या है ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या करना है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी कर देना है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जानते हैं 1/LC, यहाँ से हम लोग सीरीज RLC सर्किट के लिए ना, सीरीज RLC सर्किट के लिए अपने पास जो ओमेगा नॉट का वैल्यू होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है 1/ω0 इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। तो इस रूट LC से ना हम लोग हमारे पास क्या आ जाता, ये आ जाता L और C को मल्टीपल कर लेते तो मेरे पास इतना रेडियन पर सेकेंड ये आ जाता रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्या कर सकते थे कि ω0 इज इक्वल टू 2πf, ω0 इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2πf, इसको हम लोग ये भी यही तो लिखते हैं इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अपने पास रेडियन पर सेकंड में है, ये अपने पास हर्ज में है, फ्रीक्वेंसी इन द हर्ज, तो फ्रीक्वेंसी इन हर्ज निकालोगे तो ω0 डिवाइडेड बाई 2π, तो इसको एफ निकल जाएगा, तो ये एफ इज इक्वल टू एफ ही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इन द टर्म्स ऑफ हर्ज, तो ω0 इज इक्वल टू 2π, तो ω0 का वैल्यू ये अपने पास था, और 2π इंटू 2 इंटू 3.14, इसको सॉल्व कर लोगे तो हर्ज में आ जाएगा, ठीक ना। इंपेडेंस क्या हो जाएगा रेजोनेंट कंडीशन में, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी मतलब क्या हो जाएगा, वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू 0, जो इंपेडेंस के हम लोग निकालते थे एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रजिस्टर्स बच जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ रजिस्टर का वैल्यू बच जाता, तो जेड का वैल्यू सिर्फ आर के बराबर हो जाता है, जो कि 3 ओम हो जाएगा, ठीक ना।
अब अगर RMS निकालोगे तो RMS करंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास V/Z RMS करंट जो कि तुम्हारे पास 1/√2 और वही तुम्हारे पास 283 जो कि अभी हम बता रहे थे कि ये वाला यहाँ पे हमारे पास सिर्फ R है, तो 1/√2 VM/R यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे IRMS करंट निकाल सकते हैं। देखो वही कर रखा है यहाँ पे देखो 1/√2 VM/3 ये तुम्हारे पास डिवाइड करके ये करंट निकाला RMS करंट एट द रेजोनेंस कंडीशन, पावर डिसिपेशन एट द रेजोनेंस कंडीशन। वी कैन सी द प्रेजेंट केस द पावर डिसिपेशन एट द रेजोनेंस इज मोर देन द पावर डिसिपेशन। तो देखो अपने पास क्या है ना, इसमें देखो 13.33 किलोवाट का पावर डिसिपेशन एट द रेजोनेंस कंडीशन में आया, और यहाँ पे हमारे पास पावर डिसिपेशन क्या रहा था, किलोवाट में आया। ये तुम्हारे पास 148 वाट 48 मतलब इसको लिखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है 4.8 किलोवाट, ठीक है 4.8 किलोवाट, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 33.5 किलोवाट। तो क्या हो रहा है कि प्रेजेंट केस में पावर का डिसिपेशन एट द रेजोनेंस में ज़्यादा होता है देन द इज मोर देन द पावर डिसिपेशन। रेजोनेंस के केस में पावर डिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है एज केस प्रीवियस केस से ज़्यादा पावर का डिसिपेशन हुआ रेजोनेंस के केस में, ठीक ना। तो ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10 की एट द एयरपोर्ट पे अगर किसी पर्सन को ना इज़ मेड टू वॉक थ्रू द डोर वे इन द मेटल डिटेक्टर्स। अपने पास क्या होता है अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक दरवाज़ा होता है जिस पे क्या होता है मेटल डिटेक्टर लगा होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो उस मेटल डिटेक्टर से निकल के गुजर के जाना पड़ता है। तो इन द सिक्योरिटी रीजन तो ही एंड सी इज़ कैरिंग एनीथिंग्स रिलेटेड टू द मेटल्स। अगर कोई मेडअप ऑफ मेटल्स का कोई तो वो मेटल डिटेक्टर क्या करता है साउंड को इमिट करता है। तो प्रिंसिपल किस पे वर्क करता है, तो ये मेटल्स का जो प्रिंसिपल करता है ना ये भी रेजोनेंस पे ही काम करता है। देखो द मेटल डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन ऑफ द AC सर्किट। वी टॉक थ्रू द मेटल डिटेक्टर्स, तो वी आर फैक्ट द walking through the coils in many turns. The coil is connected to the capacitor turns, so the circuit in the resonance when you walk through the metals in your pocket, the impedance the circuit change resulting the significant change in the current in the circuit. The change in क्या होगा, अब वहाँ पे क्या इम्पीडेंस जो सर्किट का वो चेंज हो जाएगा, तो करंट क्या होगा चेंज होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक साउंड क्रिएट होता है। तो चेंज इन द करंट डिटेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कॉज करता है साउंड को इमिट करता है और एक अलार्म क्रिएट कर देता है। तो ये भी एक रेजोनेंस कंडीशंस के ही जाता है, ठीक ना। अब लास्ट टॉपिक अपने पास LC ऑसिलेटर बच जाता है और एक ट्रांसफार्मर बच जाता है, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ना एक LC और ऑसिलेटर देख लेंगे और इससे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसफार्मर देख लेंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा अल्टरनेटिंग करंट क्या है इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो बच्चों इस पे ना काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा हूँ पूरा अल्टरनेटिंग करंट। आपने एक बार जाके देखोगे ना पूरे चैनल्स पूरे लेक्चर को ना प्लेलिस्ट में, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं अवेलेबल नहीं है। टू द पॉइंट काफ़ी अच्छे बेसिक कंसेप्ट के साथ मैंने बताया है, कुछ एक चीज़ भी स्किप नहीं है। तो अच्छे से देख लो, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, और अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई क्वायरी हो तो कमेंट करो, ठीक है। और वीडियोज़ और अच्छा लगता हो तो कमेंट करो। तो नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट 12th के ना कि और भी मॉडल्स को अपलोड करें, ठीक ना। तो मैंने काफ़ी अच्छा बताया, ठीक ना। आई गारंटीड कि आप देखो एक बार अच्छे से। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।